तो ये दूसरी लिस्ट है, 21 नामों की ये लिस्ट है। उम्मीदवारों को घोषित किया गया। नारायणगढ़ से पवन सैनी को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही पिहोवा से जय भगवान शर्मा को टिकट दिया गया। पुंडरी से सतपाल जांबा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को लेकर दूसरी सूची जारी कर दी। इस सूची में गन्नौर से देवेंद्र कौशिक के ऊपर भरोसा जताया। रोहतक से मनीष ग्रोवर चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां डिप्टी सीनियर एडिटर अतुल प्रताप हमारे साथ जुड़ गए। अतुल प्रताप जी, बीजेपी ने एक और सूची जारी कर दी नामों को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इसमें दो चौंकाने वाले नाम हैं जो नाम कट गए। एक तरफ बड़खल से आप देखिए सीमा त्रिखा का नाम, जो कि मौजूदा मिनिस्टर, उनका नाम कटा है, और एक नया नाम वहां पर आता है, वो है धनेश अदलखा। श्री धनेश अदलखा को वहां पर मैदान में बीजेपी ने उतारा है। उसके साथ साथ बावल की अगर बात करें तो वहां पर डॉक्टर बनवारी लाल, जो कि मिनिस्टर भी थे, उनका भी नाम कट गया है, और उनकी जगह दूसरा जो नाम है वो भी डॉक्टर कृष्ण कुमार का है। तो ये दो बड़े नाम हैं जो कि कटे हैं, और दो लोगों को यहां से मैदान में उतारा गया है। इस पूरी सूची को अगर हम देखें तो कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर कमोबेश चर्चाएं थी कि हाँ ये आगे चल रहे हैं। गन्नौर से जैसे आपने देखा कि इसमें देवेंद्र कौशिक का जो नाम था वो ऑलमोस्ट तय माना जा रहा था, हालांकि मुहर लगना बाकी था। और बीजेपी की दूसरी सूची, और कुल मिलाकर जैसा आपने बताया अभी कि 90 विधानसभा के लिए बीजेपी ने 67 पहले उतार दिए थे, 23 बाकी थे। अब यहां पर 21 लोगों का नाम और आया है, तो 2 और सीटें बचती हैं, लेकिन टेक्निकली 3 बचती हैं, क्योंकि पेहोवा के जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना जो उनकी दावेदारी थी उससे उन्होंने अपने आप को पीछे हटा लिया है, टिकट वापस कर दिया है। तो उसके हिसाब से 3 सीटें अभी और बच जाती हैं। लेकिन अब बीजेपी की पहली सूची और उसके बाद अब दूसरी सूची जब आ गई है, तो आप ये समझिए कि सारी पार्टियों से कमोबेश कहीं आगे है। बीजेपी अपने नामों को लेकर मैदान में उतर चुकी है। नामांकन के लिए बहुत कम समय रह गया है, लेकिन अब यहां पर देखना होगा कि जो बदलाव किए गए, अब इसमें 2 सीटों में जो बची हैं, फिलहाल इन 23 में से अगर 2 सीटों की बात करें तो उसमें से एक महेंद्रगढ़ की सीट यहां पर बचती है, आप देखिए, और वहां से किसको मिलेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट वहां पर है वो बड़ा नाम है, बड़ा राजनीतिक कद उनका रहा है, लेकिन पिछली बार भी टिकट कटा। इस बार भी चर्चा है कि शायद उनको मिले ना मिले, लेकिन अब यहां पर बीजेपी जो कि सबसे आगे है लिस्ट लाने में, और सारी पार्टियों से पहले उसने कैंडिडेट अपने मैदान में कमोबेश हर जगह पर उतार दिए। 3 सीटें और रह जाती हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुछ बदलाव जरूर बीजेपी की तरफ से किए गए हैं। कुछ मिनिस्टर्स के भी, मौजूदा मिनिस्टर्स के भी नाम कटे हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या था, क्योंकि डॉक्टर बनवारी लाल की अगर बात करें तो माना जाता है कि एक साफ छवि के नेता थे, बड़े सौम्य से थे, लेकिन अब क्या एज फैक्टर था या कोई और वजह थी, क्या वहां की तकनीकी बातें हैं, ये सब कुछ थोड़ा सा अध्ययन का विषय हो जाएगा अभी आसिफ। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे प्रमुख बात है कि सीमा त्रिखा एक महिला नेत्री, लेकिन जो कि इस वक्त सबसे प्रबल दावेदारों में से एक थी, और मौजूदा मिनिस्टर भी, उनका टिकट कटना यह थोड़ा सा संकेत देता है कि हाँ क्या उनके खिलाफ कोई माहौल था। और वहां पर रेणु भाटिया बहुत तेजी से अपने आप को दावेदारों के लिस्ट में आगे बढ़ा रही थी, महिला वो भी थी। तो अगर सीमा त्रिखा का कटा तो दूसरा विकल्प वो हो सकती थी, लेकिन यहां पर एक नया नाम अदलखा का लाया है, पार्टी की तरफ से आया गया है। तो अब यहां पर देखना होगा कि जो बदलाव किए गए हैं उस बदलाव से आखिर परिणाम पर क्या असर पड़ेगा, सकारात्मक या नकारात्मक। आसिफ। बिल्कुल अतुल जी, बीजेपी पहले ही कह रही थी कि हमने कई दौर के सर्वे किए, लोगों से बातचीत हुई है, उसके आधार पर हम ये सूची तैयार कर रहे हैं। सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा, तो फिर चाहे वो मंत्री क्यों ना हो या संगठन में उसका बड़ा कद क्यों ना हो, टिकट उसी को मिलेगा जो बेहतर दावेदार है। और सूची से भी ये दिखाई दे रहा है, कई मंत्रियों के कटने के बाद टिकट। आसिफ, इसके 2-3 अलग अलग आयाम होते हैं, उसके अलग अलग पहलू होते हैं। जो पार्टियां होती हैं वो हमेशा ये कोशिश करती हैं कि आप जिसको दावेदार के तौर पर मैदान में उतारो वो जिताऊ हो, हर हाल में जिताऊ हो। लेकिन इस बार जिताऊ और टिकाऊ दोनों पर कांग्रेस ने फोकस किया था। बीजेपी भी जिताऊ कैंडिडेट को ही लेकर मैदान में उतरने वाली थी। कुछ और पार्टियां होती हैं जिनके पास विकल्प ना होते हुए भी उनको चूंकि चुनाव लड़ना है, तो वो भी अपने हिसाब से जिताऊ कैंडिडेट ही लाती हैं। ये एक पहलू है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा कोई दावेदार अगर मैदान में आए तो उसकी जमानत जब्त हो जाए या फिर उसको हार का सामना करना पड़े। जीत या हार खेल में, राजनीति में लगी रहती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक चलता है, लेकिन 3 से आगे अगर आप चले जाते हैं तो कहा जाता है कि आप खिलाड़ी नहीं है या अभी खेल सीखना आपको बाकी है। यह दूसरा पहलू हो गया। अब यहां तीसरे पहलू पर अगर आप आइए
तो बीजेपी और कांग्रेस के सामने दोनों के बीच में जो टक्कर है सीधी सीधी, वहां पर चुनौती थी कि अगर हम किसी का टिकट काटते हैं या किसी को टिकट देते हैं तो उसका असर हम पर या उन पर क्या पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा जब पहली सूची आई तो उसके बाद से बगावत शुरू हो गई है, कई जगहों पर इस वक्त नाराजगी दिखाई दे रही है। कांग्रेस की भी सूची आएगी, जितनी आई है उसके बाद भी वहां पर भी चर्चाएं तेज हैं। तो ये तीसरा पहलू सबसे ज्यादा अहम होता है कि हम बड़ा बैलेंस करके अपने नामों को सामने रखें ताकि उसके बाद हम पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, अगर पड़ना है तो वो विपक्ष के ऊपर पड़े और हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक प्रभाव उसका दिखाई दे। तो ये तीसरा बहुत अहम पहलू है और इसको सोच समझकर इसके हिसाब से ही अपने कैंडिडेट को मैदान में पार्टियां उतारती हैं। आसिफ। अतुल प्रताप जी, जिस तरह से बीजेपी हर चुनाव में हम देखते हैं कि बड़ा सीरियसली, चाहे वो उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर हो, चुनाव प्रचार हो, चाहे नेताओं की सभा हो, बहुत ही गंभीरता से काम करती है। टिकटों को लेकर बहुत लंबे वक्त से मंथन का दौर चल रहा था। रात भी दिल्ली में बैठक बीजेपी की हुई, कई बड़े नेता केंद्रीय और राज्य के मौजूद थे। तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने इस बार भी ये साबित कर दिया कि चुनाव को लेकर उनसे ज्यादा गंभीरता से कोई प्लानिंग नहीं बनाता। इस बार भी उम्मीदवार को घोषित करने में सबसे आगे रही, प्रबल रही बीजेपी। देखिए एक पहलू तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो आपका सवाल है कि बीजेपी सबसे आगे रही अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने में, ये अच्छी बात है क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिस पर ये राजनीतिक तौर पर आरोप लगता है कि वो हर समय चुनावी मोड में होती है, उसके कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं। ये अपने आप में अहम पहलू है और इसको लेकर बीजेपी एज ले चुकी है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति को आप समझिए या फिर अलग अलग चुनावों के दौर में आप समझिए कि क्यों पार्टियां वेट एंड वॉच की स्थिति में रहती हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति में रहने का जो कारण है वो ये है कि पहले ये पार्टी जो कि सत्तासीन है ये अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दे। जो टिकटार्थी है जिसके ऊपर टिकट की मुहर लग गई वो कौन होगा, उसके बाद हम अपनी तरफ से अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे जो कि जातिगत समीकरणों को साधते हुए, वहां के समीकरणों को जो कि और भी हो सकते हैं सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, उन तमाम पहलुओं को समेटने के बाद, समझने के बाद, सोचने के बाद फिर उस पर विचार करके, मंथन करके और फिर आखिरी मुहर लगा दी जाती है। ये एक रणनीति है, कूटनीति है। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा कि जब बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट घोषित किए जा रहे थे तो वेट एंड वॉच की स्थिति में कांग्रेस थी और फिर उसके बाद जब कैंडिडेट उतारे गए तो उसका परिणाम भी कमोबेश मिला है। क्योंकि व्यवहारिक तौर पर हम ये कहते हैं कि नहीं, जाति की राजनीति नहीं होती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर होती है। इसके लिए सिर्फ नेता, राजनीतिक दल, पार्टियां वो दोषी नहीं है, इसके लिए जनता को भी मैं उतना ही दोषी मानता हूं। या फिर कहें कि यही सामाजिक ताना बाना है। उस ताना बाना के बीच में आप अगर ऐसे समीकरण नहीं बिठाएंगे तो आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो राजनीतिक दलों की ये मजबूरी भी होती है या फिर ये जरूरी भी होता है। तो उन तमाम पहलुओं में जो आपका अहम सवाल था कि आखिर वेट एंड वॉच की स्थिति में क्यों थी, तो उसका कारण यही है, बीजेपी एज ले चुकी है, अच्छी बात है, लेकिन इस एज से क्या वो चुनाव में भी एज ले पाएगी, ये अभी सवालों के घेरे में है। क्योंकि जब यहां पर वो एज ले रहे हैं तो कांग्रेस अपने जब कैंडिडेट उतारेगी कि आपके जो दावेदार थे उसमें से आपने एक के नाम पर मुहर लगाई, आपने किसी व्यक्ति का टिकट काटा जो कि मंत्री पद पर बैठा है, उसके बाद भी हमारा कैंडिडेट इतना मजबूत होगा कि उसको हार का सामना करना पड़ेगा। ये दूसरे पक्ष की रणनीति होती है। आसिफ। बिल्कुल, अब ये बीजेपी और कांग्रेस या कहें कि विपक्षी पार्टी, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। देखिए, एक फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए तो उनको 1-2 दिन और ज्यादा मिल जाते चुनाव प्रचार के लिए, मानसिक तौर पर वो तैयार भी हो जाते। दूसरी तरफ अब जो चीज़ हमने देखा कि सूची जारी होने के बाद बीजेपी की बगावत भी दिखाई दी, नाराजगी भी दिखाई दी, इसका फायदा दूसरे दलों को भी मिलता है। तो दूसरे दलों के फिर एक ये भी होता है, कांग्रेस की लिस्ट अगर देर से आ रही तो उम्मीदवारों को वक्त कम मिलता है चुनाव प्रचार का। फायदा नुकसान दोनों दलों को होता है, चाहे देर से लिस्ट जारी करें। बिल्कुल आपका सवाल सही है कि अगर पहले आपका कैंडिडेट मैदान में उतर जाता है तो कैंडिडेट को थोड़ा सा समय मिल जाता है कि वो अपने लिए प्रचार कर पाए। लेकिन अब इसके दूसरे पक्ष को आप समझिए, वहां पर जो दूसरा पक्ष है वो ये सोचता है और कहता है कि अब कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा है। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इंडिविजुअल अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। अब पार्टी और पार्टी का जो नेतृत्व होता है उसके चेहरे पर ही चुनाव होता है। मुद्दे हो सकते हैं कि विधानसभा के चुनाव में स्थानीय हो, लेकिन
जो चेहरा होगा उस चेहरे पर ही चुनाव होगा। वो कैंडिडेट का चेहरा आज के तिथि में अगर हम देखें, आज के दौर में हम देखें, जिस तरीके की राजनीति है, जिस तरीके से चुनाव होते हैं, वहां पर कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मैदान में खुद उतर जाते हैं, उनको समय मिले ना मिले, लेकिन उनका एक जनाधार होता है। अब पार्टियों का और पार्टी के शीर्ष नेताओं का जनाधार ज्यादा वैल्यू करता है, ज्यादा महत्व रखता है, इसलिए पार्टियां वेट एंड वॉच की स्थिति में रहती हैं। बीजेपी भी, जो कि जिस पर आरोप लगता है, मैं पहले भी कह रहा था, जो हर समय चुनावी मोड में होती है, अगर मान लीजिए कि उनके पास कैंडिडेट पहले से थे या उनकी तैयारी पहले से थी, तो वो कहते कि हाँ ठीक है, कैंडिडेट को आपने टिकट दे दिया, आप जाइए मैदान में मेहनत करिए। नहीं, सिर्फ कैंडिडेट की मेहनत से नहीं जीतेगा, यह सारी पार्टियां जानती हैं, क्योंकि वहां की लड़ाई बड़े अलग तरीके की होती है। वहां पर जो दावेदार होते हैं, दूसरी पार्टियों के जो आवेदक होते हैं, उसके साथ साथ जो बगावती होते हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, ये सारे फैक्टर अगर आप टटोलेंगे तो वहां से ये चीज निकल कर आएगी कि कैंडिडेट का कद अब उतना बड़ा नहीं रह गया। आज की राजनीति में चेहरे हो सकते हैं, हरियाणा में, देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिविजुअल चेहरे होते हैं, वो पार्टियों के अंदर वो अपने नाम पर जीत के आ जाते हैं, पार्टी का समर्थन भी मिल जाता है। लेकिन ज्यादातर अब चुनाव पार्टी का जो आला कमान है, जो आला कमान के बीच में एक दो लोग होंगे वो, और साथ में पार्टी और पार्टी का संगठन। और बीजेपी जैसी पार्टी में तो आप देखिए पन्ना प्रमुख तक का जिक्र होता है, तो यानी बहुत ऊपर से लेकर नीचे तक उनका कनेक्शन, उनकी कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं। तो कैंडिडेट के भरोसे वो नहीं है, पार्टी के भरोसे कैंडिडेट होते हैं। बिल्कुल, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेरा कि लोकसभा के चुनाव में आपने परिणाम देखे, बीजेपी के पक्ष में संतोषजनक नहीं थे। दूसरा, 10 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है। तीसरा, सीएम, उन्होंने आखिरी वक्त में सीएम को मौका कम मिला है अपनी सरकार चलाने का। चौथा, कि लिस्ट जारी करने के बाद थोड़ा नेताओं में नाराजगी है। तो ये सारे जो माहौल है बीजेपी के लिए इस बार विधानसभा चुनाव कितना मुश्किल है, हालांकि चुनाव का नाम ही चुनौती है। देखिए, चुनाव हमेशा ही आसान और मुश्किल के बीच में होता है। मैं कभी उसको बहुत आसान नहीं मानता, कभी बहुत मुश्किल नहीं मानता, क्योंकि आप सिर्फ हरियाणा के इस चुनाव को मत देखिए जो होने वाला है, हरियाणा के सिर्फ उस चुनाव को मत देखिए जो कि हो चुका है, यानी लोकसभा के हिसाब से। आप पूरे देश के चुनाव को देखिए, अलग अलग राज्यों के चुनाव को देखिए। आपको मध्य प्रदेश लेकर चलता हूं, आप मध्य प्रदेश में जाइए और देखिए कि जब चुनाव से ठीक 3 महीने पहले का दौर था, उस वक्त में कहा जा रहा था कि कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस की ही लहर है। लेकिन फिर क्या हुआ, परिवर्तन कैसा हुआ, कितना बड़ा हुआ, और उस परिवर्तन, पार्टी के अंदर परिवर्तन किया गया, पदों को लेकर परिवर्तन किया गया, अपने मुद्दों को लेकर परिवर्तन किया गया, अपने जो मैनिफेस्टो था यानी घोषणाएं, उनको लेकर परिवर्तन किया गया, और कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए जो कि 3 महीने पहले कांग्रेस परिवर्तन करना चाह रही थी, कर चुकी थी कि हम आएंगे तो करेंगे, और उसका फायदा कौन ले गया। तो आप उस चीज को भी समझिए। राजनीति सीधे तौर पर जो दिखती है वही राजनीति ऐसा नहीं है, राजनीति वो है जो कि नहीं दिखती है। अब यहां पर कांग्रेस के लिए कितना आसान होगा या बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होगा, मैं इस सवाल पर नहीं जाता। मैं ये कहता हूं कि जनता के बीच में जब ये जाएंगे, सरकार में जो बैठे हैं वो अपनी उपलब्धि गिनाएंगे, जनता देखेगी, अगर नाराजगी है तो समझेगी और समझा देगी। अगर जो विपक्षी खेमा है, क्योंकि विपक्ष में सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस है, विपक्ष में कई और पार्टियां हैं, गठबंधन वाली भी पार्टियां हैं, वो दावा कर रही हैं कि हमारा जो गठबंधन है वही नेतृत्व करेगा, किंग मेकर बनेगा इस बार। तो उनके दावे को मैं खारिज नहीं कर सकता, उनका भी उतना ही अधिकार है और मानना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत आसान है ये कहना, मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपनी मेहनत करेगी, वो जाएगी, अगर जनता उनका चुनाव करती है तो जाएंगे, हो सकता है अकेले सरकार बना ले, और हो सकता है कि उनको भी गठबंधन का सहारा लेना पड़े, और तब उसे वो बैसाखी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि नहीं गठबंधन है और लोकतंत्र में होता है, बीजेपी भी करती है, सारी पार्टियां करती हैं। बीजेपी भी पिछली बार 75 पार का नारा देने के बाद कहां पर पहुंची थी और फिर से सरकार में आई। तो आसान और मुश्किल वाला जो सवाल है, मैं उसको सवाल ही बने रहना देना चाहता हूं, वो ज्यादा बेहतर है। आसिफ, बिल्कुल, 2 लिस्ट जारी होने के बाद अभी कांग्रेस देख रहा है कि एक लिस्ट जारी हुई, बाकी काफ़ी उम्मीदवार अभी उनके रह चुके हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस में कहाँ ऐसी दिक्कत नज़र आ रही है जिसकी वजह से उम्मीदवारों के अभी घोषणा कांग्रेस नहीं कर पा रही है? कहाँ क्या गुटबाजी को कम करने की कोशिश कर रही है, या ये सोच रही कि जिस तरह से बीजेपी में नाराज़गी दिखी या प्रदेश के नेताओं में नाराज़गी दिख रही है टिकट को लेकर, उन चीज़ों से बचने के लिए अभी तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई? कहाँ कांग्रेस की कमियां दिख रही हैं इस मामले को लेकर? देखिए, मैं इसको कमी नहीं मानता। मैं फिर से कहूंगा कि हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है, और मैंने सवाल का पहले आपको जवाब दिया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी वेट एंड वॉच की स्थिति में कांग्रेस, याद मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि राहुल गए बाहर और
हुड्डा के इच्छानुसार टिकट बंट रहे हैं। तो ये हुड्डा साहब जो कि नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश में, पहले भी उन्होंने किया है, वो बड़ा चेहरा है और उनकी अपनी रणनीति है। आला कमान को उन्होंने अपनी तरफ से बता दिया है कि ये टिकट हो सकते हैं और इस पर ज्यादा प्रबल संभावना है, ये जिताऊ भी हैं और टिकाऊ भी हैं। लेकिन वहां पर जैसा कि बीजेपी भी अपनी तरफ से रणनीति बना रही थी, उनके पास भी 3, 4, 5 अलग अलग जगहों पर आवेदन थे। तो 2500 से ज्यादा आवेदन लेकर बैठी है कांग्रेस और 2500 से ज्यादा आवेदन के बाद भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन होने की बात हो रही थी। उसी बीच में वो तो क्लियर हो गया कि आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से फिलहाल टिकटों का आवंटन शुरू कर चुकी है, तो कांग्रेस अकेले ही चुनाव में जाएगी। मैं आपको एक खबर दे दूं, इस वक्त मेरे सहयोगी अक्षय ने बताया, महेंद्रगढ़ से ये 3 सीटें अभी बचती हैं आसिफ, सिरसा, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद एनआईटी की सीट है, जहां से विधायक नीरज शर्मा है। महेंद्रगढ़ से रावदान की टिकट हो चुकी है, नामांकन कर दिया उन्होंने, और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा हलूपा से। तो ये 3 सीटें अभी बच रही हैं। अब इस पर बीजेपी आगे अपनी तरफ से कितनी जल्दी ऐलान कर देगी, मुझे लगता है कि शायद आज रात तक ही या कल तक कर दे, तो इसमें बहुत ज्यादा समय अब नहीं लगेगा। लेकिन जो आपका सवाल था कि कांग्रेस के साथ कोई दिक्कत है, मैं इसको नहीं मानता कि कोई दिक्कत है, वो उनकी रणनीति का हिस्सा है। अब जब बीजेपी ने कमोबेश सभी सीटों पर अपनी तरफ से घोषणा कर दी है, जिसमें से सिर्फ 3 ये बच जाती हैं, तो फिर उसके बाद आपको अब इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, मुझे लगता है, क्योंकि नामांकन के लिए समय भी अब बहुत ज्यादा नहीं है। उसके साथ ही साथ कांग्रेस की टिकट भी आ जाएगी और बाकी अन्य दलों में जहां पर अभी टिकट का आवंटन बाकी है, वहां से भी टिकट जिसको देना है वो दे के पक्की करके और उनके नाम पर मुहर लगा देंगे। अतुल प्रताप जी, आप हरियाणा के काफी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को आपने देखा, कवर किया, समझा और समझाया। इस बार के विधानसभा चुनाव और पिछली बार के विधानसभा चुनाव में क्या ऐसा आपको अंतर दिख रहा है? इस बार के चुनाव में क्या ऐसा दिलचस्प चीजें नजर आ रही हैं? देखिए, दिलचस्प सवाल है कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में और इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या अंतर दिख रहा है। पहला अंतर बताता हूं, 2014 का चुनाव और उसके बाद मोदी की लहर, वो शुरुआत होती है और फिर उसके बाद जब अगला चुनाव होता है तो लहर बरकरार रहती है, बरकरार नहीं बल्कि और बड़ी हो जाती है। तो उसका फायदा हरियाणा में भी विधानसभा में मिलता है। थोड़े बहुत बदलाव करने की जरूरत पड़ी थी या कुछ कमियां थी, इसीलिए एक नारा बुलंद किया गया। उस नारे के बाद भी आप देखिए कि कमोबेश आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, यानी नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर ही थी और नेतृत्व आपको ही करना था। यह दूसरा एक बड़ा कारण था। लेकिन इस बार 10 साल की सरकार के आखिरी समय में सीएम का चेहरा बदला जाना, नए सीएम का आना, बहुत सारी चीजें और बताई जानी या फिर बदलाव किए जाने, योजनाओं का जल्दी जल्दी पिटारा खोलना, फिर चुनाव आयोग की तरफ से समय से थोड़ा पहले चुनाव का ऐलान करना, ये कई ऐसे फैक्टर हैं जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार अलग हैं। क्योंकि विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी को आप सुनिए, तमाम नेताओं को सुनिए। राहुल गांधी देखिए विदेश में बैठकर आरक्षण पर इस वक्त बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष हो जाएगा देश तो आरक्षण खत्म करेंगे, और बवाल मच गया। यही बात अगर लोकसभा चुनाव के दौरान उसके आसपास उन्होंने अगर कर दी होती तो बवाल और बड़ा मच जाता उनके लिए, क्योंकि उसके बाद भी कांग्रेस 99 पे ही अटक गई, इंडी गठबंधन बनाने के बाद भी। लेकिन इस बार वो फैक्टर है, जो लोकसभा में मुद्दे उठाए गए कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से कम जो बॉर्डर एरिया है और किसान, इन दोनों को क्लब करेंगे तो वहां पर उसका प्रभाव दिखाई दिया। अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है लोकसभा में, उसका फायदा भी इंडी गठबंधन को, कांग्रेस को मिला। और यही बात बीजेपी इस वक्त एस्टैब्लिश करने की कोशिश में है कि आरक्षण को लेकर, संविधान खतरे में है इसको लेकर, अग्निवीर को लेकर भ्रम फैलाया गया और उसका फायदा गलती से उठा लिया, लेकिन विधानसभा में मुद्दा नहीं चलेगा। तो जो पिछला चुनाव था और इस चुनाव में ये 3-4 चीजें बड़े अंतर की बात है। उसमें मोदी की लहर, मोदी बड़ा चेहरा, वो अपने आप में बड़ी बात थी। मनोहर सरकार पिछली बार जब थी तो उसके बाद 75 पार का नारा दिया गया, 40 पर आए। इस बार मनोहर नहीं, इस बार नायब सिंह सैनी सरकार, ये भी एक फैक्टर होगा। हुड्डा बड़ा चेहरा है और साथ में कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही है, उसके पहले भी रही है। कांग्रेस के पास संगठन भले ना हो लेकिन बड़े नेता हैं। वो अलग बात है कि कुछ टूट गए, कुछ अलग चले गए, लेकिन हुड्डा उससे मजबूत जरूर होते गए। अगर किरण जाती हैं तो उससे हुड्डा को नुकसान नहीं पहुंचा। किरण को कितना फायदा पहुंचा, वो राज्यसभा पहुंच गई बीजेपी से, वो अलग विषय है। लेकिन इससे जो हुड्डा के समर्थक थे और जो एक बाकी फैक्टर्स होते हैं कि 10 साल से सरकार है, बदलाव होगा, बदलाव करना चाहिए,
वो भी फैक्टर है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि बीजेपी बहुत सधे हुए तरीके से चाल चलती है, बहुत सधे अंदाज में राजनीति करती है। वो इतनी आसानी से सीटों को नहीं गंवाएगी। बदलाव किए हैं तो बदलाव का इंतजार वो करके फिर उसका परिणाम सकारात्मक निकालने की कोशिश करेगी। और कई फैक्टर क्षत्रप पार्टियों के भी होते हैं। हाँ, अब वाकई कोई ऐसी बड़ी लहर हो कि सरकार को बदलना ही है या इनको लाना ही है, तो वो एक अलग फैक्टर हो जाएगा, वो अंतर एक अलग दिखाई देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी ने दूसरी लिस्ट अपनी जारी कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद अब क्या जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट भी जारी होगी? दीपक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, अब बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी, सिर्फ 3 ऐसी और सीटें रह गई जहां पर अपने उम्मीदवार घोषित करना, तो कह सकते हैं बीजेपी ने लगभग अपने सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की अभी तक 87 सीटों पर 87 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। केवल 3 सीटें बाकी हैं। 3 सीटों में बात करें, एक तरफ तो महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ ऐसी सीट जहां से सबसे पहले रामविलास शर्मा जो है वो चुनाव लड़ा करते थे। इस बार भी हालांकि दावेदारों में एक रामविलास शर्मा का नाम भी है। एक और नाम अहिरवाल के क्षेत्र से क्या उम्मीदवार बदलने को लेकर के चर्चा थी, तो एक और नाम उसमें भी। लेकिन अगर उसके अलावा अगर बात करें, दूसरा नाम सिरसा को लेकर के है कि सिरसा से अगर बात करें तो कौन उम्मीदवार होगा। तीसरी पेहवा को, हालांकि पेहवा की बदले तीसरी अगर बात करें NIT फरीदाबाद को लेकर के है। तो ये महेंद्रगढ़, सिरसा और फरीदाबाद 3 सीटों को लेकर अगर बात करें तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी है। बाकी सभी 87 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कई उम्मीदवारों के नामों में बदलाव भी हुआ है। हम बात करें जिस तरीके से सत्य प्रकाश जरावता जो कि पटौदी से विधायक थे, अब उनकी जगह बिमला चौधरी को टिकट दी गई है। बिमला चौधरी पूर्व में बीजेपी की विधायक रही है, राव इंद्रजीत समर्थित कही जाती हैं, उनको वहां से टिकट दी गई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो संजय सिंह जो कि सोहना से विधायक थे, खेल मंत्री थे हरियाणा सरकार में, उनकी इस टिकट कट गई थी। उनकी जगह तेजपाल तंवर को टिकट मिला था, लेकिन एक बार फिर उन्हें अब उम्मीदवार बनाया गया है। इस बार उन्हें सोहना की जगह नुहू से उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। नुहू विधानसभा से संजय सिंह को टिकट दी गई है, एक राजपूत चेहरे को टिकट दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अगर बात करें तो 87 सीटों पर हमें अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। केवल महेंद्रगढ़, सिरसा और फरीदाबाद NIT की जो सीट है, 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का दीपक, आपने 2 बीजेपी की लिस्टों को देखा, 87 उम्मीदवार घोषित कर दिए, 3 रह गए। इन दोनों लिस्ट को देखकर आपको क्या लगता है, क्या आधार बीजेपी ने बनाया जिसके आधार पर बीजेपी ने टिकट इस बार बांटा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बड़ी चुनौती देखी है। बड़ी चुनौती की उम्मीद